मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय सहायक वाचन में हम लोग कल पढ़ रहे थे दूसरी झलक, है ना। उसका आधा हुआ था, दूसरी झलक का आधा बचा हुआ था। ठीक है, आधा हम लोग यहाँ देखते हैं। बैरिस्टर गांधी कहाँ चले गए? लंदन में, है ना। दूसरी गांधी गए थे, गांधी की लंदन यात्रा। यहाँ तक हम आए थे, यहाँ से हमको आज चालू करना है अध्ययन। ठीक है, अब देखते हैं। अनुकूल भोजन की समस्या तो हल हो गई। अब दूसरी समस्या थी अपने को इंग्लैंड की सभ्यता का अनुकूल ढालने की, है ना। वो मांस मदिरा नहीं खाते थे और वहाँ के लोग हमेशा बोलते थे कि आप मांस खाइए, भले ही आप शराब ना पियो लेकिन मांस खाइए। लेकिन उन्होंने माँ से वादा करके आया था, है ना। उनको उनसे संकल्प लेके आया था कि वो मांस मदिरा का सेवन नहीं करेगा। तो वो बोला कि अगर मुझे मांस मदिरा का कभी सेवन करना पड़ गया, उसके बिना नहीं रह सका, तो मैं वापस अपने स्वदेश लौट जाऊंगा। लेकिन भोजन की समस्या तो हल हो गई, लेकिन वहाँ की सभ्यता से जो उनकी सभ्यता के अनुकूल ढालने की धीरे धीरे वे शिक्षित अंग्रेजों की भांति अपना रहन सहन बनाने लगे। सर्वप्रथम वेशभूषा में परिवर्तन ले आए। रेशमी टॉप हैट खरीदा, बढ़िया कोट सिलवाया, सोने के डबल वॉच चेन ली और पेटेंट्स लेदर शू, अच्छे चमड़े के जूते, है ना, लेदर शू ली और सिर के बाल बाई और संवारने लगे। टाई बांधने की कला भी सीख ली। भारत में हजामत बनाने के दिन ही आईने में मुख देखते थे वो। हजामत बनाना मतलब दाढ़ी बनाना, ठीक है। पर यहाँ तो टाई ठीक करने में रोज आईने का काम पड़ने लगा। अंग्रेजी फैशन में रंगने की धुन सवार होने के कारण वे रह रह कर दर्पण में अपना मुख देखते थे, है ना। जब वो सूट कोट सब पहनते थे, टाई बांधते थे, तो हमेशा अपने आप को शीशे में निहारा करते थे, यह जानने के लिए बाल ठीक तरह से संवरे हैं या नहीं, टाई की गांठ ठीक लगी है या नहीं। इसका परिणाम यह हो कि पोशाक पहनने में ही गांधी का बहुत समय व्यतीत होने लगा। सभ्य समाज में जाने पर बालों में हाथ फेर कर उन्हें ठीक करना भी वे ना भूलते थे। अंग्रेज बनने के लिए आधुनिक वेशभूषा पर्याप्त न थी। अंग्रेजी समाज में नृत्य संगीत का ज्ञान भी आवश्यक समझा जाता था। संगीत उन्होंने नृत्य की शिक्षा लेने का प्रयत्न किया, परंतु उसमें उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली। संगीतज्ञ बनने के लिए वायलिन बजाना भी सीखा। इंग्लैंड के सभ्य समाज से संपर्क बढ़ाने के लिए फ्रेंच भाषा का ज्ञान आवश्यक था और गांधी ने इसे सीखने की भी क्या की थी, कोशिश की थी। गांधी अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करते जाते थे, परंतु धारा प्रवाह भाषण देने की क्षमता नहीं प्राप्त कर सके थे। इसकी शिक्षा लेने के लिए उन्होंने एक गुरु की शरण ली, उसे गिन्नी की दक्षिणा भी दी। उसकी सलाह से उन्होंने बेल द्वारा लिखित पुस्तक को खरीदी। गांधी के मन में पुनः संघर्ष हुआ। इस प्रसंग को उन्होंने विनोद की भाषा में लिखा है। बेल साहब ने मेरे कान में बेल यानी घंटी बजाई। अरे अरे अरे, तुझे इंग्लैंड में क्या ज़िंदगी बितानी है? लच्छेदार भाषण देकर क्या करेगा? नाच गाकर कैसे सभ्य बनेगा? तुझे विद्या धन का संग्रह करना चाहिए। बेल ने गांधी के कान खड़े कर दिया और उन्होंने गांधी का ज्ञान प्राप्त करने में अपना मन जो है वो लगाना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड में ग्रे लिंकन, मिडिल पे टेम्पल और इनर टेम्पल नाम की 4 सलाहें थी। कितनी सलाहें थी? 4। एक था ग्रे, दूसरा था लिंकन, तीसरा था मिडिल टेम्पल और चौथा था इनर टेम्पल। इनमें किसी एक में नाम लिखाना होता था। गांधी ने इनर टेम्पल में प्रवेश लिया और प्रवेश लेने के उपरांत वे दोनों बैरिस्टरों के समर्थन पर इस सम्मानी संस्था के सदस्य बने। एक बार उनके घनिष्ठ मित्र ने उन्हें इंग्लैंड की सभ्यता से परिचित कराने की दृष्टि से थिएटर में ले जाने का प्रस्ताव किया। दिन निश्चित हो गया। थिएटर में जाने से पूर्व एक शानदार होटल में वे भोजन करने गए। ज्यों ही भोजन परोसने वाला भोजन की प्लेट लेकर आया, त्यों ही गांधी ने पूछा कि उनमें कोई पदार्थ मांस का तो नहीं है। इस प्रश्न पर मित्र झल्ला उठा। मोहन, यहाँ ऐसे सवाल नहीं चलेंगे, या तो चुपचाप जो सामने आए खाओ या बाहर चले जाओ। गांधी चुपचाप बाहर चले गए और बाहर शीत बरस रही थी। बेचारा सिद्धांतवादी युवक कांपता ठिठुरता भूखा खड़ा रहा। मित्र भोजन करके बाहर निकला और गांधी पूर्व निश्चय के अनुसार साथ थिएटर गए। दोनों पास पास बैठे, पर दोनों एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोले। गांधी की सहनशीलता का यह एक उदाहरण है ना। गांधी तड़क भड़क की जिंदगी से विरक्त होने लगे, अपने खर्च में कटौती करने लगे, पाई पाई का हिसाब रखने लगे। यही कारण है कि सार्वजनिक जीवन में प्रविष्ट होने पर उन्होंने अर्थव्यवस्था पर सदैव ध्यान रखा। खर्चीले नहीं थे, वो हमेशा ध्यान देते थे, है ना। और खर्च कम करने की दृष्टि से अब उन्होंने एंग्लो इंडियन परिवार से विदा ली और एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। यह कमरा काम के स्थान से दूर ना था। उन्होंने बस से आना जाना त्याग कर पैदल चलने का अभ्यास बढ़ाया। इससे बस का किराया बचने लगा और हाथ से भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया। इससे होटल का खर्च भी बचने लगा। 10-15 किलोमीटर पैदल चलने के कारण उनका स्वास्थ्य जो है वो सुधरने लगा।
सात्विक भोजन करने और संतुलित भोजन बिताने के कारण इंग्लैंड में कभी बीमार नहीं पड़े। खर्च में कमी करने का एक कारण यह भी था कि वे अपने बड़े भाई पर आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहते थे। सादगी को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। प्राकृतिक चिकित्सा की ओर रुझान बढ़ने से उन्होंने अपने को अन्नाहार तक ही सीमित रखा और शाकाहारी संस्था के वे सदस्य बन चुके थे। उसके नियमों के अनुसार उन्होंने मिर्च, मसाले, मिठाई, चाय, कॉफ़ी आदि का सेवन छोड़ दिया। उन्होंने यह अनुभव किया कि स्वाद जीभ से नहीं मन से बनता है, इसलिए मन पर नियंत्रण रखना क्या है, आवश्यक है ना। हम लोग हमेशा खाते पीते हैं तो मन लगता है तब खाते हैं, है ना। जीभ कहता है या स्वाद लेना है तब नहीं खाते हैं। भोजन का प्रश्न हल हो जाने पर गांधी ने अंग्रेजी में अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए मैट्रिक की परीक्षा लंदन विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण करने का उन्होंने निश्चय किया। उन्हें उसका पाठ्यक्रम काफ़ी कठिन लगा। सबसे कठिन लैटिन भाषा लगी और उसमें पास होना अनिवार्य था। वे इसी में अनुत्तीर्ण हो गए और दूसरे वर्ष पुनः परीक्षा दी और सब विषयों में सफल हो गए। लैटिन भाषा के अध्ययन से अंग्रेजी भाषा पर उनका जो सरलता से अधिकार हो गया। बाद में गांधी की अंग्रेजी इतनी अधिक परिष्कृत हो गई कि अंग्रेजी के विशेषज्ञ भी उनकी सरलता और सुष्ठुता पर आज भी मुग्ध थे। गांधी के सात्विक जीवन का प्रभाव अंग्रेजों पर पड़ने लगा। उनके एक अंग्रेज मित्र ने जब उनसे गीता पढ़ाने का आग्रह किया तो वे बड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने मैट्रिक तक संस्कृत पढ़ी ही तो थी, पर उससे इतना ज्ञान नहीं हो पाया था कि वे किसी को मूल के आधार पर गीता पढ़ा सके। उन्होंने अनुवाद के सारे अंग्रेज मित्र को गीता का ज्ञान करा दिया। गीता तो उन्होंने अंग्रेज मित्र को पढ़ाई और बाइबिल उससे पढ़ी। ईसाई धर्म के प्रति श्रद्धा तो जमी, पर हिंदू धर्म के प्रति अश्रद्धा पैदा नहीं हुई। गांधी का अध्ययन क्रम निरंतर चलता रहा और कठिन परिश्रम के बाद 10 जून 1891 को वे बैरिस्टर घोषित हो गए। यह उल्लेखनीय बात है कि इस विदेश में भी स्वदेश के उनके संस्कार पूर्ववत बने रहे और इंग्लैंड छोड़ने के पूर्व गांधी अपने ज्ञान तथा चरित्र की उज्ज्वलता की छाप जो है वो प्रबुद्ध अंग्रेज समाज पर छोड़ाए। लौटते समय जहाज की यात्रा बड़ी सुखद रही। वे जब डेक पर घूमते और समुद्री हवा का आनंद लेते तब उनकी सारी चिंताएं जो है तिरोहित हो जाती। परंतु जब वे अपने केबिन में रहते तो उनके सामने निराशा का चित्र खींचने लगता। वे आत्मनिरीक्षण करते, कानून की परीक्षा तो मैंने पास कर ली, परंतु क्या मैं सचमुच कानून जानता हूँ? भारतीय कानून का ज्ञान तो मुझे जरा भी नहीं है, फिर मेरी बैरिस्ट्री कैसे चलेगी? इस प्रकार अपने गुण दोषों की ओर झांकने का गांधी जी का स्वभाव जो है आजीवन बना रहा और जहाज मुंबई यानी बम्बई की ओर बढ़ रहा था। आकाश में बादल घुमड़ते गिरते आ रहे थे। जब जहाज बंदरगाह पर लगा, वर्षा हो रही थी। गांधी भीगते हुए उतरे और सामने खड़े बड़े भाई लक्ष्मीदास के चरणों में झुक गए। लक्ष्मीदास उन्हें इंग्लैंड से हाल ही में लौटे डॉक्टर मेहता के घर ले गए, पर मोहन अपनी माँ से मिलने और घर जाने के लिए व्याकुल हो रहे थे। माँ कितनी अधीरता से मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। मुझे मोनिया, तूने अपने वचनों का पालन किया है? नहीं, मैं कहूँगा उन्हें पालन करने के कारण ही माँ मैं तेरे पास खुशी खुशी आने की हिम्मत कर सका हूँ। इन विचारों में डूबते उतरते उन्होंने भाई से पूछा, भाई माँ कैसी है? भाई चुप रह गए, उनकी आंखें भीग गई। मोहन ने भाई की आंखों में पानी तो देखा, पर अपनी आंखें सूखी ही रखी। गीता के पारायण ने उन्हें स्थित प्रज्ञ होना सिखला दिया था। धीरे धीरे भाई ने कहा, तुम्हारी बैरिस्ट्री पास होने का समाचार जब मिला तब माँ मृत्यु शैया पर थी। सुनते ही उनकी आंखें चमक उठी थी। पूछती थी, मोनिया कब आएगा? अगर उसका मुख देख सकती तो शांति से विदा हो जाती। ऐसा लगता है कि मोनिया मुझे नहीं मिलेगा। भगवान मुझे जल्दी बुला रहा है। जब आ जाए तो उसे नासिक ले जाना और शुद्धि संस्कार के बाद राजकोट के जाति बंधुओं को भोज देना मत भूलना। पढ़ाई में विघ्न होने के भय से भाई ने माँ की मृत्यु का समाचार मोहन को नहीं भेजा था और मोहन को पिता की मृत्यु से भी अधिक दुख माँ की मृत्यु से हुआ। अब यहाँ देखते हैं शतावधानी रायचंद भाई। डॉक्टर मेहता ने अपने संबंधी रायचंद भाई से मोहनदास का परिचय कराया और रायचंद भाई जवाहरातों का व्यापार करते थे, सोने चांदियों का ना, और बड़े चरित्रवान, धर्मनिष्ठ और गजब की स्मरण शक्ति रखते थे। वे एक समय में 100 प्रकार की बातें सुनकर दोहरा सकते थे। ऐसे व्यक्ति शतावधानी कहलाते हैं, है ना। समझ में आया यहाँ पे क्या बोले? जो ऐसे व्यक्ति एक समय में 100 प्रकार की बातें सुनकर दोहरा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? शतावधानी। वे किसी भी भाषा के गद्य पद्य को सुनकर ज्यों का त्यों सुना सकते थे। साथ ही शतरंज भी ठीक तरह से खेलते जाते थे और लोगों से बातें करते जाते थे। उनकी बुद्धि इतनी जागृत रहती थी कि कहीं कोई गलती नहीं हो पाती थी। कौतूहलवश गांधी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने अंग्रेजी के कई परिभाषिक शब्द, मुहावरे और अन्य यूरोपीय भाषा के शब्द लिखकर सुनाए। सुनने के पश्चात जिस क्रम में वे कहे गए थे, रायचंद भाई ने उसी क्रम में उन्हें दोहरा दिया, कहीं कोई भूल नहीं की।
मुंबई की शिक्षित समाज के सामने वे अपनी सावधानता के चमत्कार दिखा चुके थे और गांधी उनकी सावधानता से कम उनके पवित्र धार्मिक आचरण से बहुत अधिक प्रभावित हुए। क्रोध तो उन्हें छू ही नहीं गया था, असत्य बोलना जानते ही न थे, सदा शांत मुद्रा में रहते, मानव जीवन मुक्त हो। गांधी उनके आदर्शवादिता से बहुत अधिक प्रभावित हुए। जब कभी उनका मन आदर्श से डगमगाने लगता, तभी राजचंद भाई की प्रशांत मूर्ति उनकी आंखों के सामने झूलने लगती और वे संभल जाते, दृढ़ हो जाते। ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट हो गया।